हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं द करंट अफेयर शो 11th नंबर। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 4-5 दिन से हम नहीं मिल रहे, ना ही मैं करंट अफेयर्स लेकर आ रहा था। उसके पीछे रीज़न था, आप सबको पता है। तो आज हम लाइव प्रीमियर होने जा रहे हैं आज शाम को 4 बजे, जिसमें आपको रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर मिलेगा और स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही मैं वो टॉपिक करवाऊँगा आप सबको। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक नए सिरे से। चलिए, आपके सामने है आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। CSIR, आप सबको पता है ये नाम कितनी बार आ चुका है हमारे इस करंट अफेयर शो के अंदर। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB ने किस भारतीय कंपनी के साथ अपने फीलूडा परीक्षण किट का व्यवसायीकरण किया है? तो आपके ऑप्शन आपके सामने है। ITC लिमिटेड, बी नंबर ऑप्शन है रिलायंस, सी नंबर ऑप्शन है टाटा सन्स और डी नंबर ऑप्शन है आदित्य बिरला ग्रुप। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दीजिए आप सभी। आज क्वेश्चन आप सबको 20 मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन होंगे वो आपसे रिलेटेड होंगे, आप ही करोगे उस क्वेश्चन को। तो फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जी हाँ, टाटा सन्स, क्या आंसर है इसका? टाटा सन्स। देख लीजिए, इस तरह का इन्होंने एक फीलूडा नाम से परीक्षण किट का आविष्कार किया है, जो कि एक पेपर स्ट्रिप मॉडल है। किस स्ट्रिप का मॉडल है? पेपर स्ट्रिप मॉडल है, ध्यान रखिएगा। इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। आप सबको ध्यान होगा कि जो ये CSIR है एक प्रयोगशाला है, इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो वहाँ पर इस प्रयोग के अंदर इस किट का क्या किया गया, एक व्यवसायीकरण, एक पहले आविष्कार किया गया, फिर उसके बाद साझेदारी की गई इसके साथ। इस समझौते के तहत आपको बता दें कि कोविड-19 के तेजी से क्या होंगे, आपको पता होगा कि कोविड-19 तेजी से क्या हो रहा है, प्रसार कर रहा है भारत के अंदर। तो तेजी से और सटीक निदान के लिए नाउ हाउ, कौन सा? नाउ हाउ, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ हाउ का लाइसेंस भी लिया जाएगा, उसके बाद ही ये सारी प्रक्रिया की जाएगी। नाउ हाउ का मतलब आप समझते हो, जाने कैसे। तो फीलूडा किट सस्ती, उपयोग में आसान और ध्यान रखिएगा महंगी, जो आपने पता होगा आपको PCR जो मशीनें थी आपको पता होगा, उन पर निर्भर नहीं है। ये बहुत सस्ती है, उपयोग में आसान भी है, और सबसे मेन चीज़ है कि यह केमिस्ट्री, ध्यान रखना, यह केमिस्ट्री के पेपर स्ट्रिप मॉडल का क्या करती है, उपयोग करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ ये बात है। तो आपको सबको पता लग गया होगा कि जो ये फीलूडा परीक्षण किट है ये किसके द्वारा बनाई गई है, टाटा सन्स के साथ। इसके साथ क्या किया गया है, व्यवसायीकरण किया जाएगा इस कंपनी के साथ। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा। आइए चलते हैं इसकी वीडियो के ऊपर, ये रही आपके सामने। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के वैज्ञानिकों को कोविड-19 के तुरंत टेस्ट के लिए एक नई किट विकसित करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब टेस्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी हां, CSIR के वैज्ञानिकों ने एक पेपर स्ट्रिप आधारित डिटेक्शन टेस्ट किट विकसित की है, जिसे फेलूदा नाम दिया गया है। आपको बता दें कि ये फेलूदा किफायती है, उपयोग में आसान है और qPCR मशीनों पर निर्भरता न होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसकी कीमत सिर्फ 500 रुपए होने की उम्मीद है, जबकि निजी लैब के RT-PCR परीक्षण की लागत 4500 रुपए होती है। चलिए, वीडियो तो आपने देख ली होगी, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, उस उपकरण का नाम बताइए जिसे लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर LASTEC द्वारा विकसित किया गया है, ताकि भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन किया जा सके। आपको सबको नॉलेज होगी, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सबको, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बन के आया है कि जिन क्षेत्रों के अंदर बहुत ज़्यादा संक्रमण है और रसायन मुक्त करना है उनको कीटाणु शोधनों के साथ, तो वहाँ पर एक उपकरण का नाम यूज़ किया गया है। वो उपकरण आपके सामने इस स्क्रीन पर ऑप्शन आ चुके हैं। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर, ऑप्शन नंबर बी रैपिड डिसइंफेक्शन टावर, थर्ड लेजर डिसइंफेक्शन टावर, और डी नंबर ऑप्शन है जीरो केमिकल डिसइंफेक्शन टावर। आप सबको पता है, पहले वाली स्लाइड्स में मैंने बता रखा है, पिछली जो भी करंट अफेयर की क्लासें रही हैं हमारी,
तो आपके सामने एक तस्वीर आएगी, उस तस्वीर को देखिएगा और देख के बताइएगा। यस, आपके सामने तस्वीर आ गई होगी। ये तस्वीर है, इस तरह का एक उपकरण तैयार किया गया है, ध्यान रखिएगा, जो भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन उनके साथ किया जाएगा, मुक्त कर देंगे उनको। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको यूवी के बारे में। ये आपके सामने आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप सबको पता है आरबीआई के गवर्नर कौन है? यस, शशिकांत दास, आप सबको पता होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार भी संभाला है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, तरुण बजाज, अभिषेक त्रिपाठी, गौरव बजाज, नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर की दे दीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। यस, के कौन है केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? यस, बिल्कुल सही जवाब आप सबका। कौन है? तरुण बजाज। कौन है? तरुण बजाज, बिल्कुल सही आपका आंसर। यस, तरुण बजाज। आपको बता दें कि ये हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के रूप में क्या है, निदेशक के रूप में इन्हें चुना गया है, जो कि आर्थिक मामलों के सचिव, ध्यान रखिएगा, 5 मई से अगले आदेशों तक भारतीय रिजर्व बैंक के क्या रहेंगे, केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में काम करेंगे। और आपको बता दें कि तरुण बजाज को अतुल, ध्यान रखना, ये एक व्यक्ति का नाम है अतनु। कौन है? अतनु, ध्यान रखिएगा। अतनु चक्रवर्ती का क्या लिया है? स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल को क्या हुए थे? सेवानिवृत्त हुए थे। और यह 1988 बैच के क्या थे? आईएएस अधिकारी भी थे। कौन थे? यह व्यक्ति आईएएस अधिकारी भी थे। और उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव, ध्यान रखिएगा, और निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने क्या किया है? कार्य किया है। किन्होंने? तरुण बजाज ने। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, जो कि आप सबको पता है मुंबई, महाराष्ट्र में, और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांता दास। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सबको नॉलेज होगी कि जो नए केंद्रीय बोर्ड के निदेशक है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को। और आई होप कि आज आप आंसर जरूर दोगे, क्योंकि ये बहुत दिनों पुराने क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं आया नहीं था तो इसलिए मैंने पुराने क्वेश्चन भी उठाए हैं। तो चलते हैं, आंसर की आपके सामने तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। उस वर्चुअल प्रोग्राम का नाम बताइए, जो कि मेरी स्क्रीन, मैंने जब पहला टॉपिक शुरू किया था, पहली इमेज शुरू की थी, उसमें ये चीज़ आई थी, आप सबको पता होगा। उस वर्चुअल प्रोग्राम का नाम बताइए जिसे हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, नगमा के झरोखे से, नगमा के संचय से, नगमा के तिजोरी से, और ऑप्शन नंबर डी, नगमा के संग्रह से। तो जब तक आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हैं, तब तक मैं आपको बताता हूं कि ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट संस्कृति मंत्रालय क्या चीज़ होती है। आपको बता दें कि भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली यह प्रमुख आर्ट गैलरी है, यानी कि एक तरह से म्यूजियम है, जिसमें पुरानी फ़ोटो, बहुत इतिहास इसमें दिखाया गया है। और यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको बता दें कि आप तस्वीर नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एक फ़ीस है, वो एक भारतीय जो रुपया है वो 20 रुपये मात्र रखी गई है, जो व्यक्ति देखने जा सकता है। तो नई दिल्ली में इसे एक जयपुर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो जयपुर हाउस में मुख्य संग्रहालय की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 29 मार्च 1954 को इसकी क्या हुई थी? भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और जिसकी बाद की शाखाएं मुंबई और बेंगलुरु में भी इसकी स्थित हैं, ये आप सबको पता होगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि कैसा दिखता है ये जो आर्ट गैलरी है कैसी दिखती है। तो आपके सामने तस्वीर आ गई होगी, ये चीज़ है। तो हम जो बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के प्रति, वो क्वेश्चन आपसे रिलेटेड यही कह रहा है कि उस वर्चुअल प्रोग्राम का नाम बताना है आपको, जिसे हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो आपका जो आंसर है वो है क्या? यस, नगमा के संग्रह से, नगमा के संग्रह से। और आपको इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और तो अपने एक बात कर लेते हैं कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम नगमा के संग्रह से प्रस्तुत किया गया था, और वर्तमान सप्ताह के लिए इस वर्चुअल कार्यक्रम का विषय
आपको बता दूं मैं, वो विषय था आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट्स। क्या था? आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, ये था आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, ये इसका क्या था? विषय था। तो आप सबको नॉलेज होगी, ये इसका सही आंसर है नगमा के संग्रह से। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखिएगा। हाँ जी, तो वीडियो आपने देख ली होगी, कैसा दिखता है। हाँ जी, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ये आपके सामने ऑप्शन है, ऑपरेशन वुड्रोज, समुंदर पवन, ऑपरेशन कम होम, और ऑप्शन नंबर डी है समुंदर सेतु। ये देख लीजिए, आपके सामने है, एक फ़ोटो आई होगी आपके सामने, इस फोटो के अंदर सब कुछ है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। इसका सही आंसर है कौन? समुंदर सेतु। ये जो हुआ था, ये 5 मई को, कब हुआ था? 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने मालदीव में, कहाँ पर? ये देखिए मालदीव, यहाँ से 900 किलोमीटर दूर है, देख लीजिए, आप सबको पता लग गया होगा। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन समुंदर सेतु शुरू किया था, क्योंकि एयरलाइंस का संचालन बंद हो गया था, विदेशी भूमि से कोई वापस नहीं आ सकता था। तो विदेशी भूमि में फंसे हुए लोगों को यहाँ से निकालने के लिए क्या स्टार्ट किया गया? समुंदर सेतु एक ऑपरेशन का क्या किया गया? इस्तेमाल किया गया। भारतीय जहाज़ों, आपको सबको पता होगा, जलाश्वा और मगर को मालदीव के बंदरगाह पर भेजा जा रहा है। पहली यात्रा के दौरान लगभग 1000 व्यक्तियों को लाने की योजना है, और मालदीव से निकाले जाने वाले भारतीयों की सूची भारतीय मिशन द्वारा मालदीव में तैयार की जा रही है। तो मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो यही है कि नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल कौन है? नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? तो आपका जो सही आंसर है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और आज आपको बता दूं कि जो आज का सेशन है उसके अंदर लास्ट में एक चर्चा होगी आपकी स्पोर्ट्स गेम पर। मुझसे कई बार कई स्टूडेंट्स ने पूछ लिया है टेलीग्राम लिंक पर, व्हाट्सएप पर, कि सर स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि नेक्स्ट जो आगे वाले होने वाले स्पोर्ट्स हैं वो किस किस सन में होने हैं और कैसे कैसे होने हैं और कहाँ कहाँ होने हैं। तो उसके बारे में लास्ट में हम चर्चा करेंगे आज। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आईआईटी बॉम्बे के उस प्रोफेसर का नाम बताइए जिन्हें वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है रमैया कृष्णन, अनंत अग्रवाल, अशोक झुंझुनवाला, और ऑप्शन नंबर डी कौन? सौरभ लोढ़ा। तो बता दीजिए फटाफट, आपके सामने एक स्क्रीन पर एक फ़ोटो आएगी, उसी में ही आपका आंसर होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स, जल्दी कमेंट बॉक्स किया कीजिए, जल्दी कमेंट किया कीजिए आप सारे जने। यस, आपके सामने है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, आईआईटी बॉम्बे यंग कैरियर अवार्ड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपके सामने इसका सही आंसर आ चुका है। कौन?
सौरभ लोढ़ा। आप सबको पता होगा कि आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्या की जाती है, स्थापित की जाती है, ध्यान रखिएगा। और उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वॉल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अतीत में तर्क संगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए क्या किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। किनको? यस, सौरभ लोढ़ा को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। किस राज्य सरकार द्वारा एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की गई है ताकि देशव्यापी तालाबंदी के दौरान फंसे अन्य राज्यों के लोग अपने मूल स्थान या राज्य वापस जा सकें? आपके ऑप्शन हैं बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर आपके सामने अभी आ जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आप। एक ऐप लॉन्च की गई है, एग्जिट ऐप। कौन सी ऐप? एग्जिट ऐप। तो देखिए किसने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। किसने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। ये क्यों की है आप सबको पता लग गया होगा कि क्योंकि देशव्यापी तालाबंदी हुई थी, उसमें लोग कहीं फंस गए थे, मजदूर फंस गए थे, तो क्या किया गया, उनके लिए यह एप्लीकेशन लॉन्च की गई। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मूल स्थान या राज्य में लौटना चाहते हैं वो इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना फार्म भर सकते हैं और फार्म भरकर एलिजिबली हो सकते हैं कि हम जाना चाहते हैं। तो आप सबको पता लग गया होगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए आंसर। सब कुछ बता रखा है आपको। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। यस, सेकंड क्वेश्चन आपसे, राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल के? तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो है जगदीश धनखड़। कौन है? जगदीश धनखड़। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आई होप कि आपको क्वेश्चंस आते हों आज वाले, क्योंकि बहुत पुराने क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, पिछले 4-5 दिन से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किस भारतीय कवि द्वारा लिखा गया था जिसकी जयंती 5 मई को मनाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। वापिस से लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर, नन ऑफ दीज। एक तस्वीर आपके सामने आई है, यह किन की तस्वीर है? यही इसका आंसर है। हाँ जी, तो आपको बता देते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कमेंट बॉक्स में आ चुका है, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुदेव। आपको सबको पता होगा, बंगाल के पहले विभाजन के दौरान अमर सोनार बंगला गीत लिखा गया था किनके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है। कितने देशों का? 2 देशों का। कुछ इतिहासकार के अनुसार श्रीलंका का राष्ट्रगान भी टैगोर के काम से ही क्या था? प्रेरित था। 5 मई को उनकी 159 ध्यान रखिएगा 159वीं जयंती मनाई गई थी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने टैगोर की जयंती मनाने के लिए एक वर्चुअल टूर का क्या किया था? आयोजन भी किया था। तो आई होप कि आपको पता लगा हो कि ये जो आमार सोनार बांग्लादेश जो है, ये राष्ट्रगान किसका है? बांग्लादेश का है। और किस भारतीय कवि द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, देख लीजिए एक बार, ये है एक लोगो। ये लोगो किसका है? यस, आर्मी ट्रेनिंग कमांड का लोगो है ये। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC की कमान संभाली है। आपके ऑप्शन हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला,
लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओब्रॉय, लेफ्टिनेंट जनरल एएस लांभा, लेफ्टिनेंट जनरल के सुरेंद्र नाथ। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आंसर दे दीजिए। एक तस्वीर आएगी, उसमें आपका आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर आ चुका है कईयों का। जी हाँ, इस तस्वीर को पहचान लीजिए, आपका आंसर है। यस, कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। इन्होंने क्या की है? आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली है। इनको, अगर आपको बात करें, इन जनरल को दिसंबर 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमिश्ड किया गया था। ध्यान रखिएगा, इस बात में आपको नॉलेज होगी। और यह एक आर्मी का ट्रेनिंग कमांड इनको बनाया गया है। किसका? आर्मी का ट्रेनिंग कमांड बनाया गया है। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को। अब हम बात कर लेते हैं कि 28वें सेना अध्यक्ष कौन है? 28 सेना अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। यस या नो? तो फटाफट एक लाइक कमेंट कर दीजिए, थंब दिखा दीजिए किस तरह में समझ में आ चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, उस भारतीय अमेरिकी वकील का नाम बताइए जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। उससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको पिछले क्वेश्चन के बारे में। पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि जो 28वें सेना जो अध्यक्ष हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूं जो मेरे माइंड में आ चुका है, क्योंकि उसको जानने नहीं देंगे हम। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। कौन है? इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। क्या है? सर्विस, लिख देते हैं, बिफोर, सर्विस बिफोर सेल्फ। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। यह इसका आदर्श वाक्य है। और भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका मैंने क्वेश्चन तो आपको बोल दिया था, आंसर की जरूरत है। तो बता दीजिए फटाफट। ऑप्शन आपके सामने है, श्रीकांत श्रीनिवासन, नील कातपाल, अमित मेहता, अशोक माइकल पिंटो। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये तस्वीर है। इसका सही आंसर आपके सामने अभी बता देते हैं आपको। कौन है? अशोक माइकल पिंटो। यस या नो? चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के प्रतिनिधि के रूप में क्या किया है? मनोनीत किया है। और उन्हें 2 वर्षों के कार्यकाल, कितने वर्षों के कार्यकाल? 2 ईयर, ध्यान रखिएगा, IBRD के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नॉमिनेटेड भी किया गया है। वर्तमान में वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य कोष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, ध्यान रखिएगा, में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सचिव के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, जिन्हें एट प्रेजेंट अभी क्या बनाया गया है? जिन्हें एट प्रेजेंट क्या बनाया गया है? वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। अब मैं आपसे कुछ बातें ऐसी करूंगा जो रिलेटेड टू इस क्वेश्चन की है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, आपको बताया था मैंने, TS त्रिमूर्ति कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, बता दीजिए फटाफट। TS त्रिमूर्ति बताया हुआ है मैंने आपको। यस, कमेंट बॉक्स फटाफट, आंसर नहीं आया अभी तक। TS त्रिमूर्ति, हाँ जी, UN में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं। कौन? TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं, कपिल देव त्रिपाठी कौन है? ये भी मैं बता चुका हूं आपको, अगर नॉलेज हो तो। कपिल देव त्रिपाठी, बता दीजिए फटाफट।
कपिल देव त्रिपाठी। तो आपको पता होगा प्रेसिडेंट साहब का सेक्रेटरी चुना गया है इन्हें। प्रेसिडेंट साहब का क्या चुना गया है? सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। चलिए एक बात और पूछ लेते हैं आपसे, देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता। अजय महाजन कौन है? अजय महाजन, यस, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए अजय महाजन। यस, अजय महाजन। 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, उत्तर नहीं आया। अजय महाजन, हाँ जी। केयर रेटिंग का हेड बनाया गया है। किसका हेड बनाया गया है? केयर रेटिंग का हेड बनाया गया है। केयर रेटिंग, ध्यान रखिएगा, का क्या बनाया गया है? हेड बनाया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं रिलेटेड टू इस क्वेश्चन के, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। यूवी परवीन, यूवी परवीन राव, ये कौन है? देखिए कितने क्वेश्चन पूछ लिए मैंने एक क्वेश्चन में। टी एस त्रिमूर्ति, यूएन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। कपिल देव त्रिपाठी, प्रेसिडेंट साहब का सेक्रेटरी चुना गया है। अजय महाजन, केयर रेटिंग का हेड चुना गया है। यूवी प्रवीण राव, फटाफट आंसर दे दीजिए। तो आपको बता दूं, यह नेस्कॉम के, किसके? नेस्कॉम, ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रेसिडेंट चुने गए हैं। किसके? नेस्कॉम के। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि नेस्कॉम के प्रेसिडेंट किस चुना गया है? यूवी प्रवीण राव को चुना गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपसे कुछ वैसे पूछ लेता हूँ क्योंकि रिलेटेड टू विश्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बता देते हैं, वाशिंगटन डीसी यूएस में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड रॉबर्ट मालपास है। डेविड रॉबर्ट मालपास है। और विश्व बैंक का आदर्श वाक्य क्या है? तीनों चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आ गई होंगी। विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक के अध्यक्ष और विश्व बैंक का आदर्श वाक्य। यस, बता दीजिए फटाफट। वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ प्रॉपर्टी। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 तो हो चुका है, सॉरी, 11 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया प्रबंध निदेशक, एमडी जिसे बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, कृष्णन रामचंद्रन, वेंकटसामी जगन्नाथन, तपन सिंघल और डी है रितेश कुमार। तो आपको पहले कुछ फोटो दिखा दें। ये है मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। दिख रहा होगा कुछ आपको एक चीज़, क्या चीज़? ये चीज़ दिख रही है? यस, ये क्या है? स्वास्थ्य से रिलेटेड है। हाँ, पता है ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी की। सही आंसर है इसका क्या? कृष्णन रामचंद्रन को कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने आशीष मेहत्रोत्रा का स्थान लिया है। किसका? आशीष का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? आशीष का स्थान लिया है। इससे पहले वे अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। कौन? कृष्णन रामचंद्रन। उन्हें स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान सेगमेंट का लगभग 23 वर्षों का, कितने वर्षों का? 23 वर्षों का क्या है? अनुभव है, जिन्हें क्या बनाया गया है? मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो अब आपसे पूछ लेते हैं कि मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और उसके साथ साथ इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? न्यू दिल्ली। कहाँ होगा? न्यू दिल्ली। कहाँ होगा? न्यू दिल्ली, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में सुर्खियों में रही एक बस जो आईटी के पूर्व छात्रों की परिषद ने लॉन्च की है, का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सुर्खियों में रही एक बस जो आईटी के पूर्व छात्रों की परिषद ने लॉन्च की है, का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, कोविड बस, कोरोना बस, कोविड-19 टेस्ट बस और नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन आपके सामने है। आपको एक बस का नाम भी दिखा देता हूँ, उसी के अंदर उसका आंसर होगा।
ये देख लीजिए, बस आपके सामने है और बस का नाम आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, कोविड-19 टेस्ट बस दिख रही है सबको। तो चलते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। कोविड-19 टेस्ट बस, ये इन्होंने क्या रखा है, नाम रखा है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, आपको सबको पता होगा कि पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के मुंबई में, ध्यान रखिएगा किसमें, महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है। यह कोविड-19 टेस्ट बस वर्तमान परीक्षण क्षमता पर बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत को 80%, कितने परसेंट, 80% तक क्या कर देगी, कम कर देगी। और IIT के पूर्व छात्रों की परिषद के अनुसार सभी 23 IIT का वैश्विक पूर्व छात्र निकाय, यानी पूरा 23 जो IIT का पुराना जो सेक्टर था, उन छात्रों को 100 दिनों के, ध्यान रखिए किसके, 100 दिनों के भीतर परीक्षण क्षमता को बढ़ा देगा और कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में स्वास्थ्य विभाग का क्या करेगा, सहयोग करेगा। ये इनकी एक पहल है पूर्व छात्रों की, पहले वाले छात्रों की। तो आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। इराक के नए प्रधानमंत्री, जिसे 2016 में इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS के प्रमुख के रूप में चुना गया था, मुस्तफ़ा आदिल मेहदी, मुस्तफ़ा अल खदीमी, आदिल अब्दुल मेहदी, और लास्ट है नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर दे दीजिए, पता होगा आपको, ये देख लीजिए। चलिए चर्चा कर लेते हैं हम इसके बारे में। इसका सही आंसर है मुस्तफ़ा अल कदीमी। इन्हें इराक के क्या बनाया गया है, नए प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगर बात कर लेते हैं पूर्व PM कौन थे, तो जो पूर्व PM थे वो कौन थे, आदिल अब्दुल मेहदी। कौन थे, आदिल अब्दुल मेहदी, ये थे, ध्यान रखिएगा। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे किसके, इराक के, आदिल अब्दुल मेहदी ने पिछले साल नवंबर में अपने पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इस कारण इराकी संसद ने आपातकालीन सत्र बुलाकर कदीमी सरकार के गठन को क्या दे दी, मंजूरी दे दी। और 2016 में इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा के प्रमुख के रूप में क्या किया था, इन्होंने कार्य भी किया था। ध्यान रखिएगा, किन्होंने, मुस्तफ़ा अल खदीमी ने। अब मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि इराक की राजधानी क्या है, तो इराक की जो राजधानी है वो है बगदाद, और इराक की मुद्रा क्या है, इराकी दिनार। और आप सबको नॉलेज होगी, मैंने आपको ये भी शीट टेलीग्राम लिंक पर डाल रखी है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम लिंक, जिससे आपको PDF और आज का जो टेस्ट है संडे का स्पेशल टेस्ट राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए, और प्लस में अगर बात करते हैं SSC बेस्ड के लिए, दोनों के लिए आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई। तो पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं एक बार 5 मई तक की। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो 1 मई को आप कहोगे गुजरात डे। कौन सा डे, गुजरात डे। यहाँ कह सकते हो महाराष्ट्र डे, यहाँ कह सकते हो लेबर डे, यानी मजदूर दिवस, आप सबको पता होगा। 2 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूना डे, आपको सबको नॉलेज होगी, वर्ल्ड ट्यूना डे नॉलेज होगी आप सबको। 3 मई को क्या मनाया जाता है, आपको बताया था मैंने, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। या हम कह सकते हैं कि इस दिन विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर 4 मई की बात कर लेते हैं। 4 मई को क्या मनाया जाता है, 4 मई को मनाया जाता है कौन सा डे मनाया जाता है, कोलमिनर डे। कौन सा डे, कोलमिनर डे, ध्यान रखिएगा, कोलमिनर डे, ध्यान रखिएगा 4 मई को। और 5 मई को क्या मनाया जाता है,
5 मई को मनाते हैं हम वर्ल्ड अस्थमा डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड अस्थमा डे। कब? 5 मई को मनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इस साल की अस्थमा की जो थीम थी वो क्या थी, विषय क्या था? तो विषय था इसका क्या? यस, फटाफट। यस, मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, विश्व एथलेटिक्स दिवस की विषय क्या था? बता दीजिएगा मुझे। चलते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है विश्व एथलेटिक दिवस का, वो आंसर है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। यस, 7 मई। कौन सी तारीख है? 7 मई को हम क्या मनाते हैं? विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं। आई होप कि आपको सबको पता लग गया होगा। अब हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। किसके बारे में? 7 मई के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि विश्व एथलेटिक दिवस की तारीख आप सबको पता है कि 7 मई रखी गई है, लेकिन ये हर साल बदलती रहती है, ध्यान रखना। जिसे डिसाइड कौन करता है? IAAF द्वारा क्या की जाती है? क्या की जाती है? बताई जाती है, निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? IAAF। फुल फॉर्म बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ध्यान रखना, द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ये IAAF की फुल फॉर्म है। इनके द्वारा निर्धारित की जाती है। हालांकि इसे अधिकांश मई महीने में ही मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? मई महीने में। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस जो था वो 1996 में मनाया गया था, और इसका जो मूल उद्देश्य था वो था एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना, यानी उनको बढ़ावा देना कि आप आइए और खेलिए। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछूंगा मैं, IAAF का मुख्यालय कहाँ है? तो IAAF का जो मुख्यालय है वो है मोनाको में स्थित है, और IAAF का जो अध्यक्ष है वो है सेबस्टियन कोए। कौन है? सेबस्टियन कोए। और IAAF की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1912 के अंदर हुई थी, स्वीडन में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्वीडन में। तो आई होप कि आपको 60 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। सॉरी, भी हो सकता है कि स्लाइड में दिक्कत आ गई हो, पहले सीधा डायरेक्ट 16 क्वेश्चन आ गया था। 14 क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो रिपीट कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था वो 16 कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। बीच में 2 क्वेश्चन इधर उधर हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। किस सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है? किस सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। हाँ जी, किसने किया है? तो आप सबको पता होगा कि यह मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना बनाई थी ना, कुछ वैसा सा ही ये सिस्टम है। ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही किया गया है। पर किस सरकार ने किया है? ये किया है जी उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, एक जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए एक आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की है, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने क्या किया है? विकसित किया है। तो आप सबको नॉलेज होगी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आप बता दीजिए किसकी फ़ोटो है। यस, योगी आदित्यनाथ, जो कि CM हैं कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, क्योंकि 16 हम कर चुके हैं, मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि स्लाइड में कहीं दिक्कत आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी, DPS नेगी, कैप्टन विजयनाथ थापर और मुस्तफ़ा अल कदीमी। फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। यस, इसका सही आंसर है अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। कौन है? अधीर रंजन चौधरी इसका सही आंसर है। लोक लेखा समिति पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आएगा कौन सा? 17। हाँ जी, 17 नंबर क्वेश्चन, फटाफट आंसर दे दीजिए।
निगाह किस राज्य सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता प्रदान करना है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और बिहार। सबको पता है क्योंकि मैंने टेलीग्राम लिंक पर एक क्वेश्चन पूछ रखा है आप सबसे। यस, इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्या है इसका सही आंसर? हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगाह नामक एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है। कैसा लॉन्च किया है? निगाह नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं। निगाह कार्यक्रम के तहत घरेलू संगरोध के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आशा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाएंगे जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि उनको क्वारंटाइन करेंगे ताकि उनको संवेदनशील बनाया जाएगा उसके प्रति कि आगे कोई दिक्कत ना हो सके। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? फटाफट मैं बता देता हूँ। सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्ता। कौन है? बंडारू दत्ता। अगला क्वेश्चन, आपको सबको पता होगा हिमाचल प्रदेश में यहाँ के एक एक फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पर क्या मनाया जाता है? एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका नाम है द लोसर। कौन है? द लोसर फेस्टिवल है जो धर्मशाला में मनाया गया था, आपको सबको पता होगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड ने एक अपनी समर कैपिटल बनाई, आप सबको पता होगा। किसने? उत्तराखंड ने। कौन सी बनाई है? गैरसैल। कौन सी बनाई है? गैरसैल। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, गैरसैल किसने बनाई है? उत्तराखंड ने। अगर पूछूं कि गोवा ने क्या किया है, तो गोवा में नेशनल स्पोर्ट्स गेम रहेंगे, आप सबको पता होगा। किस पे? गोवा में नेशनल स्पोर्ट्स गेम रहेंगे। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। तो चलते हैं आज की चर्चा के ऊपर कि आज की चर्चा क्या रहेगी हमारी। हाँ जी, आज की चर्चा इस क्वेश्चन के बाद रहेगी, 18 नंबर क्वेश्चन के बाद। किस राज्य सरकार ने राज्य में सभी प्रकार की शराब पर कोविड उपकर लगाने का निर्णय लिया था? ऑप्शन आपके सामने, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार। फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, अपने आंसर दे दीजिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार। यस, सही आंसर है हरियाणा। यस, क्या किया था इन्होंने? शराब पर कोविड उपकर लगाने का निर्णय लिया था पूरे राज्य में। ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार की। चलिए, हमारी आज की चर्चा आपके सामने है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट के कहने पर मैं लेकर आया हूं। देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस स्क्रीन को, यहाँ पर रख लेते हैं। चलिए, तो देखिएगा सभी जने, इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहला जो आपका स्पोर्ट इवेंट आने वाला है वो है समर ओलंपिक 2020। समर ओलंपिक 2020, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ होने वाला है? टोक्यो, जापान के अंदर। कहाँ होने वाला है? टोक्यो, जापान में। लेकिन अब ये जो 2020 का है ये कैंसिल करके इसको कब कर दिया गया है? 2021 में कर दिया गया है, इसलिए इसको टोक्यो, जापान में ही बनाया जाएगा। समर ओलंपिक 2020 को 21 कहा जाएगा। और आपको बता दूं कि जो ये ओलंपिक हैं ये दो होते हैं, एक समर ओलंपिक होते हैं और एक विंटर ओलंपिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर 2020 के बाद 2024 कब होगा? पेरिस, फ्रांस के अंदर होगा। ये आपको मैं शीट भी दे दूंगा टेलीग्राम लिंक पर। 2020 का जो समर ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यूएसए में होगा। फिर बात करते हैं विंटर ओलंपिक 2022 का, कहाँ होगा? बीजिंग, चाइना में होगा। सॉरी, स्पेलिंग गलत है, चाइना में होगा। विंटर ओलंपिक 2026 का कहाँ होगा? मिलन एंड कोर्टिना डी एम्पिजो, इटली में होगा। कहाँ होगा? इटली के अंदर होगा। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। समर ओलंपिक 2020 टोक्यो, जापान में, 24 पेरिस, फ्रांस में, 28 लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यूएसए में। और उसके बाद विंटर ओलंपिक 2020 बीजिंग, चाइना में होगा और विंटर ओलंपिक 2026 इटली में होगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। गाइस, चलते हैं अगली थीम के ऊपर। अगला जो है आपका वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अगला जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। देखिएगा गाइस, क्या चीज़? आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला है, जो 50-50 ओवर का होता है। आपको सबको पता है, इंडिया, मेरा प्यारा भारत, इंडिया में इसे कंडक्ट किया जाएगा। फिर उसी तरह आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 जो 50 ओवर का होना है वो कहाँ होने वाला है? न्यूजीलैंड में होने वाला है, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 जो हो चुका है, कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। विन किसने किया था? बांग्लादेश ने। आपको ध्यान होगा, आपको याद होगा वो एक गाना बहुत चला था, कैसी है ये अनहोनी, आपको सबको पता होगा। तो विन बांग्लादेश ने किया था और रनर अप कौन थे इसके अंदर? इंडिया। कौन है? इंडिया इसमें रनर अप रहा था। उसी तरह आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेंस और वुमेन 2020 कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें से ध्यान रखना मेंस का नहीं वुमेन्स का हो चुका है, लेकिन मेंस का अभी नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। वुमेन्स का विन किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। और रनर अप कौन रहा था? इंडिया रहा था। उसी तरह T20 वर्ल्ड कप मेंस 2020 का ध्यान रखिएगा, 2020 में कहाँ होने वाला है? इंडिया में। आप सबको पता होगा कि सर 2020 में भी होने वाला है 2020, तो बिल्कुल सही है, होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा 2021 में जो चैंपियन ट्रॉफी थी वो कंडक्ट नहीं होगी, उसकी जगह पर वापस से T20 वर्ल्ड कप ही बना दिया जाएगा, इसलिए ये लगातार हो जाएगा। वैसे ये कितने सालों बाद होता है? 2 सालों के बाद होता है। चलते हैं आगे अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड आपके सामने है, देखिएगा। यस, देखिएगा अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। यस, 2020 एशियन गेम्स कहाँ होंगे? चाइना के अंदर। 2026 एशियन गेम कहाँ होंगे? नगोया जापान में। 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। गाइस देखो, मैं बहुत जगह से ढूंढ के लाया हूँ, इसको टाइप किया है, तो आपको इसको लिख लेना है अपनी कॉपी में, ताकि ये चीज़ याद हो और आगे कभी भी पेपर में पूछे तो आपको ये हो जाए। 2023 रग्बी वर्ल्ड कप कब होगा? फ्रांस में। 2020 वुमेन्स FIH हॉकी वर्ल्ड कप स्पेन में होगा। नीदरलैंड 15वां एडिशन होगा, ध्यान रखिएगा। और 2020 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप कब होगा? इंडिया ओडिशा में होगा। कहाँ होगा? इंडिया ओडिशा में होगा। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ, ये तो आप सब पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपके सामने आ चुका है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एक FIH, ध्यान रखिएगा, जूनियर वर्ल्ड कप भी होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है ये, ध्यान रखिएगा। FIH जूनियर वर्ल्ड कप भी होता है, जो 2021 में होने वाला है, मेंस और वुमेन, ध्यान रखिएगा। 2021 में होने वाला है मेंस और वुमेन। तो मेंस की जो मेज़बानी करेगा वो तो इंडिया करेगा। कौन करेगा? इंडिया करेगा, ध्यान रखिएगा। और वुमेन्स की कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 8304, 7304, 9304, 5304। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? आपका ऑप्शन है नमस्ते भारत मिशन, वंदे भारत मिशन, एकजुट भारत मिशन, कल्याण भारत मिशन। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब अपनी कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। कल आपका नाम बोला जाएगा जिसका सही होगा। तो आई होप कि आपको आज का करंट जीके अच्छा लगा हो। और आज के जो क्वेश्चंस थे वो 20 में इसलिए लेकर आया था क्योंकि पूरा पिछले 3 दिनों में मैं नहीं आया था, इसलिए मैंने इसको कंडक्ट किया अच्छे क्वेश्चंस के लेवल पे। और आज शाम की जो क्लास है वो आपकी 4 बजे रहेगी। किसकी? रीजनिंग की क्लास रहेगी आपकी, आपको पहले बता देता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपको मैंने कंप्यूटर की क्लास का कहा था, वो कंप्यूटर की क्लास, क्योंकि अकेला व्यक्ति 3 क्लासों को मैनेज नहीं कर सकता है एक दिन के अंदर, इसलिए मैंने 3 दिन रीजनिंग रखने का विचार किया है और 3 दिन कंप्यूटर रखने का विचार किया है। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर टाइमिंग थोड़ी डिसाइड सही कीजिए। वो मैंने टाइमिंग इसलिए डिसाइड की थी कि एक 4 बजे और एक 8 बजे, लेकिन कुछ की दिक्कत है इसलिए मैंने 3 दिन रीजनिंग कर दी है और 3 दिन क्या कर दी है? कंप्यूटर। उसी टाइम पर 4 बजे आपको रीजनिंग मिलेगी और 4 बजे ही आपको क्या मिलेगा? कंप्यूटर का डाटा मिलेगा। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ सब अच्छी लगी हों। तो मिलते हैं शाम 4 बजे आज रीजनिंग के रूप में। यह हमारा टॉपिक है कैलेंडर, बेसिक पार्ट फर्स्ट के रूप में। थैंक यू।